जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में जय गुरु जी लिख के बताएं। जय गुरु जी टीना आंटी। जय गुरु जी किरणदीप आंटी। जय गुरु जी रोजी आंटी। जय गुरु जी अनिमेश अंकल। जय गुरु जी पारुल आंटी। जय गुरु जी अनीता आंटी। जय गुरु जी ओजस आंटी। सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की सब संगत जो आप हमारे साथ आज जुड़े हैं ब्लेसिंग्स ग्रुप से, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो जाए आज सत्संग के लिए तो पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ आप मुझे पहले ही माफ़ करिएगा। गुरु जी माफ़ करें, संगत माफ़ करे। आज सोनिया आंटी ने मुझे इनवाइट किया है सत्संग करने के लिए। शायद गुरुजी ने ही इनवाइट किया है। गुरुजी चाह रहे थे कि मैं गुरुजी मुझसे सत्संग करवाएं, तो इसीलिए शायद आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर। अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी ने अपने साथ तो पता नहीं हमें कितने जन्मों से, कितने टाइम से जोड़ा है, बट हम गुरुजी से कब जुड़ते हैं, ये ईयर है 2015 का मंथ था। एंड गुरुजी ने अपने सत्संग का सबसे पहले बुलावा दिया था। मेरी कज़न सिस्टर की शादी का सत्संग था, तब गुरुजी ने वहाँ बुलाया था हमें। बॉय की साइड से मेरी सिस्टर के हस्बैंड की तरफ से सत्संग था, तो हमें बुलाया था। गुरुजी ने ही वहाँ बुलाया 2015 में, और हम वहाँ गए थे। तो फर्स्ट टाइम तो कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ था, बट आफ्टर दैट जैसे घर आके हमने पढ़ा उस गुरुजी के बारे में, यूट्यूब में सर्च किया, तो थोड़ा कनेक्शन फील हुआ। एंड गुरुजी ने अपने दरबार में फिर बुलाया हमें। फरवरी 2015 28 फरवरी सैटरडे था, तब गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। सबसे पहले मेरे घर से मेरी मम्मी आंटी, मेरी चाची आंटी पहले से ही जाती थी। उनकी 2 डॉटर्स वो पहले से जाते थे मंदिर, तो हम उनके साथ गए। हम 5 थे। मेरी चाची आंटी, उनकी डॉटर आंटी, मेरी मम्मी आंटी, मेरी दादी आंटी और मैं। हमें गुरुजी ने वहाँ बुलाया था अपने ड्राइव करके मैं ले गई। एक सैटरडे गए, फिर एक सैटरडे बीच में छूटा। फिर मार्च में मन ख़राब था, तो मैंने मम्मी से कहा चलो गुरुजी के चलते हैं। फिर एक सैटरडे को गुरुजी ने हमें बुलाया। तो हमारे घर से अंकल्स नहीं मानते थे, जैसे कि मेरे पापा अंकल या मेरे चाचा अंकल, वो गुरुजी को मानते ही नहीं थे। और
बुलाया, तो हम लोग फिर गए सारे। तब भी मेरी चाची आंटी, मेरी उनकी डॉटर आंटी, मेरी मम्मी आंटी और मैं, हमें गुरुजी ने बुलाया वहाँ पे अपने दरबार। तो जाते जाते ना दोनों बार जब हम कार पे गए थे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, दोनों बार बारिश हुई, अमृत वर्षा ही कह सकते हैं इसको, रास्ते में हुई। और मैं बहुत डर जाती थी, या हम लोग बहुत डर जाते थे कि हम जा रहे हैं दरबार में और अकेले हैं, रात को कुछ हो जाए, रात को लेट हो जाता है आने में, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, तो कोई ऐसा साधन मिल जाए जो हमें सेफली हम घर जा सके और आ सके। हमें तब तक कुछ नहीं पता था गुरुजी का के बारे में ज़्यादा, बस हमें इतना पता था कि वहाँ जाके लंगर प्रसाद पूरा ग्रहण करना है, जो जो मिलता है किसी को चीज़ को मना नहीं करना है। तो हम लोग जाते थे, बट डर था कि कैसे वापस आएंगे, कल को गाड़ी को कुछ हो जाता है, हम कैसे, लेडीज़ हैं सारी, तो हम कैसे करेंगे। सेकंड टाइम जब हम गुरुजी के दरबार से बाहर निकले, लंगर प्रसाद करके जोड़ा घर से निकले, तो हमने कार एकदम बाहर पार्क करी थी टी पॉइंट के वहाँ। तो हमें वहाँ से एक सेवादार अंकल ने कहा कि आप लोग इस बस में चढ़ जाओ, तब ना बसेस अंदर पार्क होती थी। तो सेवादार अंकल ने कहा आप इस बस पे चढ़ जाओ, शटल सेवा के लिए आपको बाहर टी पॉइंट पे ड्रॉप कर देगी। हमने कहा ठीक है, हम लोग चढ़ गए उसमें। तो ये बात दिमाग में थी हमारी, हमने किसी से शेयर नहीं करी थी कि हमें कोई साधन नहीं है आने का। तो जिस बस में हमें गुरुजी ने चढ़ाया वो बस, हमने ऐसी, मेरी मम्मी आंटी ने पूछा कि बस कहाँ से आई है, तो उन्होंने कहा ये बस ना न्यू मोती नगर से आई है। और हम एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए, क्योंकि हम लोग मोती नगर तो सिर्फ 5 मिनट्स का डिस्टेंस हमारे घर से था। तो गुरुजी ने अपने एक साधन खोल, टी पॉइंट तक के रास्ते में ही जो अंकल, कोऑर्डिनेटर अंकल है, उनका नंबर दे दिया। और वो दिन था और आज है, हम लोग का साधन गुरुजी ने अपनी बस के थ्रू ही बना दिया था। वो बस का के थ्रू ही गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ के रखा। हम हर सैटरडे गुरुजी बुलाते रहे, हर फंक्शन पे बुलाते रहे, हम आते रहे। बीच में हम कभी नहीं बुलाया गुरुजी ने, बट बस में ही हमने जाना स्टार्ट किया। अपनी गाड़ी को हम रखते थे या घर पे रखते थे, रिक्शा करके जाते थे, या और जब मेरे पापा अंकल गुरुजी से जुड़े तो हम कार को बस के वहीं पार्क करते थे, बस में चढ़ते थे और आ जाते थे दरबार, और वहीं से वापस आके गाड़ी से उठाई और वापस आ गए। तो ऐसे ही चलता रहता। गुरुजी तो अपना ज़रिया खुद ही बनाते हैं ना अपने पास बुलाने के लिए हमें। तो ये तो गुरुजी ने अपने आप से ऐसे जोड़ा। फिर गुरुजी ने जब अपने आप से जोड़ा 2015 में, उससे पहले 2014 सितंबर अक्टूबर तक मैं जॉब करती थी। गुरुजी ने अपने पास बुलाने के लिए मेरी जॉब तो छुड़वा ही दी, क्योंकि मैं शायद बहुत स्ट्रेस थी। मैंने कहा ना कि गुरुजी ने अपने आप से हमें कब से जोड़ा हुआ है हमें नहीं पता। तो मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी उस जॉब में, और उसका कोई टाइम नहीं था, हॉस्पिटल में जॉब थी, तो काफ़ी स्ट्रेस रहता था। तो गुरुजी ने अपने आप ही वो छुड़वा दी, शायद इसीलिए ताकि अपने पास बुलाना होगा। एंड उसके बाद जब 2015 में बुलाया तो तब मेरे पास जॉब नहीं थी, बट गुरुजी हैज़ हिज ओन वेज एंड टू ब्लेस यू एंड एवरीथिंग। तो गुरुजी ने अपने पास जब बुलाया मुझे, तो सितंबर 2015 को मेरी जॉब फिर से लगवा दी। एंड वो जहाँ जॉब लगवाई वो भी गुरुजी का ही ऑफिस, क्योंकि जो मेरे ओनर थे जॉब में वो भी गुरुजी को मानते हैं, और गुरुजी ने समझो अपने घर में ही मेरी जॉब लगवा दी। उसके बाद, उससे पहले ही मुझे मैसेज आया था मेरे फ्रेंड अंकल से कि गुरुजी कहते पे ने कि तू डुगरी आना है, तो तू डुगरी अकेले आई। मैं डुगरी सब एक बार पहले समाधि दिवस पे गई थी, ये अप्रैल की बात, मार्च की बात है, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी। तो गुरुजी ने कहा था तूने डुगरी आना है तो तू अकेले आई, किसी के साथ नहीं आना तूने। तो मुझे लगा मैं अब अकेले कैसे जाऊंगी। तो हमारे वही जैसे न्यू मोती नगर से बस जाती थी डुगरी, तो अप्रैल 2015 में वो बस डुगरी के लिए उनका प्लान था। तो मैंने मम्मी पापा से अपने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जाना है, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाओ। तो
एक अंकल आंटी जा रहे थे, वो कोऑर्डिनेटर ही थे वो तब, तो उनके साथ मम्मी ने कहा कि आप उनके साथ रहना, तो आपने जाना है, आप चले जाओ। तो 2015 अप्रैल में गुरुजी ने डुगरी बुलाया अकेले, जैसे कहा था। उसके बाद 31 मई आई तो गुरुजी ने फिर डुगरी बुलाया, और तब मेरी मम्मी आंटी और मेरे पापा अंकल को साथ में बुलाया था डुगरी, हम तीनों को डुगरी गुरुजी ने बुलाया। उसके बाद जैसे जैसे चलता था सब चलता रहा, और हम लोग डुगरी गए। उसके बाद जब हम फिर सितंबर में फिर गुरुजी ने डुगरी बुलाया, वो तब भी मुझे अकेले ही बुलाया। सीट्स मैंने 2 कराई थी बुक कि मम्मी चलेंगी मेरे साथ, मेरी मम्मी आंटी, बट वो नहीं जा पाई, तो गुरुजी ने मुझे अकेले ही अपने घर से जैसे फिर से बुलाया, और मेरे साथ एक और आंटी गई। तो जब डुगरी सितंबर में, जब 4 सितंबर का दिन था, जब वहाँ से वापस आ रहे थे, तो मुझे एक अंकल ने बोला कि आप मुझे ये ना, मेरी मम्मी आंटी जो थी एक्चुअली तब तक बस की जो सत्संग होते थे उसको कोऑर्डिनेट करती थी, तो ग्रुप था उनका फेसबुक, तो उसमें उन्होंने वो ग्रुप था, तो उन अंकल ने मुझे बोला कि आप हमें भी इस ग्रुप में ऐड कर लो, क्योंकि वो हमारे गुरु परिवार से थे। तो मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने कहा अपनी मम्मी आंटी को बोल दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, और उनकी फैमिली में जिन जिन को ऐड करना था उन सब के नंबर्स दिए, एक्सचेंज करे, एंड गुरुजी, मैंने अपनी मम्मी आंटी को सेंड किया, तो उन्होंने ऐड कर दिया उनको। उसके बाद वो अंकल जिन्होंने मुझसे मेरा नंबर एक्सचेंज किया, वो अंकल आज मेरे हस्बैंड अंकल हैं, और ये भी गुरुजी का ही अपना सत्संग है जो गुरुजी ने उस दिन मुझे हर बार बोला, मैसेज दिया कि अकेले डुगरी आना है, तो शायद इसीलिए ही अकेले बुलाया, क्योंकि जब उन्होंने मुझे अप्रैल में भी डुगरी बुलाया था, तब मैं जिस सीट पे बैठी थी, मेरी सीट में साथ में जो आंटी बैठी थी वो मेरी मदर इन लॉ आंटी हैं आज, जब हम अप्रैल में गए थे। फिर हम जब मई में गए थे मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी मम्मी आंटी पापा आंटी के साथ, और हमारी साथ वाली सीट पे फिर मेरे पापा के साथ जो अंकल बैठे थे वो मेरे आज फादर इन लॉ अंकल हैं, वो बैठे थे। तो गुरुजी ने अपने आप ही अपनी कड़ी जोड़ी थी हमारे साथ। और सितंबर में हम लोग नंबर्स जब एक्सचेंज हुए, गुरुजी ने एक्सचेंज करवाए, तो हम लोग बात हुई जैसे जनरल बात होती थी, कभी हुई कभी नहीं हुई, गुरुजी के बारे में, सत्संग के बारे में बात होती थी, एंड हुई। उसके बाद अक्टूबर में जब कार्तिक का महीना होता है, तो हमारे यहाँ सत्संग, तब अमृत वेला सत्संग बहुत बात होती थी कि करने, तब अमृत वेला सत्संग होने थे, एंड अक्टूबर टू नवंबर वो टाइम था। तो हम लोगों को अंकल ने बोला आपने करवाना है अपने घर सत्संग, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, मैं और मेरी मम्मी आंटी। हमने कहा हम करवाएंगे। हमारी डेट हमने चूज़ करी एकदम एंड ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर में चूज़ करी, आई थिंक 12 नवंबर या 11 नवंबर ऐसे डेट थी हमारी। और मेरे दिमाग में भी वही डेट आई, और मेरी मम्मी आंटी के दिमाग में भी वही डेट आई कि वही डेट पे हमने सत्संग करवाना है। वो गुरुजी जाने उनका खेल, उनको पता हो। तो उससे पहले जब तो वो डेट भी क्यों गुरुजी ने निकलवाई उस दिन की, कि जब कार्तिक का महीना था, मेरे पापा अंकल की तबीयत इतनी ख़राब होती थी, उनको लेफ़्ट आर्म में पेन होता था, लेफ़्ट शोल्डर में पेन होता था काफ़ी ज़्यादा, और हमने सब टेस्ट करा लिए थे, ईको भी कराया एंड ईसीजी भी कराया, डॉक्टर के पास भी लेके गए, सब हुआ, बट कभी निकला ही नहीं कुछ भी। एक दिन उनको काफ़ी पेन हुई, तो हमने उनको बोला, 7 नवंबर की बात है, हमने उनको डॉक्टर के पास लेके गए, एंड उस 7 नवंबर को जब हम उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि आप आज उनको एडमिट कर दो, इनको हार्ट अटैक हो रहा है। एंड मेरी मम्मी ने उनको वहीं पे एडमिट करवा दिया अग्रसेन हॉस्पिटल में। एंड जब वो वहाँ एडमिट थे, नेक्स्ट डे उनके रात को एडमिट कराया, नेक्स्ट डे सुबह जब उनको
टेस्ट हुए, उनकी एंजियोग्राफी हुई, तो उसमें आया कि स्टंट डलेगा। तो मेरे पापा अंकल ने और वो डॉक्टर ने मेरी मम्मी आंटी से बोला कि क्या करना है, तो मेरी मम्मी आंटी ने कहा कि हाँ जी। उन्होंने भी तब थोड़ा टाइम लिया अपने मेरे दादा अंकल से पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप करवाओ, एडमिट करवाओ, आप उनका टेस्ट करवाओ, आप स्टंट डलवाओ। तो इतने में मेरे पापा अंकल ने बोला कि क्या कर रहे हो, करवाओ। बाहर फ़ोन किया, बात करी, तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ जी करवाना है, आप स्टंट डलवाना है, आप डलवाओ। तो जब मेरे पापा अंकल अपने ऑपरेशन से बाहर आए, हम उनसे मिलने गए आईसीयू में, तब उन्होंने हमें बताया कि मेरे पास गुरुजी आए। तो उन्होंने मैनू क्या कि की करदा पे केड़ी वेट होनी पई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी गुरुजी पता नहीं क्या वेट कर रहे हैं, करवाना है। तो गुरुजी कहते करवाओ ना, फिर 10 मिनट का काम है तो करवा, कुछ नहीं होना है, मैं बैठा इत्थे। तो मेरे पापा अंकल ने कहा कि बाहर मत पूछो, आप जल्दी से स्टंट डाल दो, मेरे को गुरुजी ने बोल दिया। तो उनका स्टंट डल गया। गुरुजी ने, मैंने बताया कि अमृत वेला की डेट दी, वो लास्ट में क्यों दी हमें, लास्ट सत्संग की, क्योंकि इस टाइम में तो गुरुजी ने एडमिट कराना था पापा को 3-4 दिन के लिए हॉस्पिटल में, और शुक्राना भी तो करवाना था ना अपने घर सत्संग में बुला के, अपने घर सत्संग करा के गुरुजी ने शुक्राना भी कराना था पापा के लिए। तो वो लास्ट सत्संग जो अमृत वेला का हुआ था वो हमारे घर इसलिए गुरुजी ने करवाना था, आना था कि हम शुक्राना भी कर सके गुरुजी का साथ में, कि उन्होंने इतना बचाया उस समय पापा को। और बहुत बहुत शुक्राना उस दिन का, उस समय का, कि गुरुजी ने लाइफ बख्शी उनको उस समय। स्टंट डला, सेफली सब कुछ हो गया, वो सेफली घर आ गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उससे पहले जब सितंबर में हम लोग डुगरी गए थे, तो सितंबर में ही मेरा बर्थडे भी आता है, तो तब ना गुरुजी ने मेरी जॉब छुड़वा दी थी फिर से सितंबर में। एंड मेरे को हमेशा मैं एक अपने फ्रेंड अंकल हैं, रोहन अंकल, उनके साथ मंदिर गई एक संडे को। तो वहाँ पे वो सेवा कर रहे थे और मैं दरबार में बैठी हुई थी काफ़ी देर। गुरुजी ने मुझे वहाँ बिठाया। वापसी पे उन्होंने मुझे जब घर छोड़ा तो उन्होंने कहा कि तू सेवा कर, मंदिर में सेवा कर। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी कभी सेवा दे सकते हैं मंदिर में। एंड संगत जी आप मानेंगे, संडे को रात को 10-11 ओ क्लॉक शायद मैं ये बात बोल रही थी, 11-11:30 या शायद उसके बाद का ही टाइम, मैंने रात को ये बात बोली है। सुबह सुबह मुझे एक आंटी का कॉल आता है, जो मंदिर में सेवादार आंटी हैं, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि आंटी आप मेरे साथ आज सेवा पे चलोगे मंदिर में। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि क्या कह रहे हो आंटी आप। तो वो ने बोला मेरे साथ जो मेरी आंटी आती हैं वॉशरूम में सेवा करने के लिए, वो नहीं आ पा रही हैं, तो आप मेरे साथ सेवा करने चलोगे। तो मैंने कहा ज़रूर आंटी, बिल्कुल, अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा है मंदिर में सेवा का तो मैं चलूँगी। तो गुरुजी ने मुझे मंडे को सेवा भी दिलवा दिया मंदिर में। और ऐसे ही मंडे को मेरी जब सेवा लगी, तो जो अंकल की मैं बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल, वो भी मंडे को ही मंदिर में दर्शन करने आते थे। तो हम लोग ऐसे ही मिलते थे वहाँ पे, देखा एक दूसरे को, मिले, जय गुरु जी हुआ। एंड 26 सितंबर को भी मंडे था। और तब मैं 2016 की बात है ये, जब हम मंदिर में गई थी, तो उसी दिन ना हमें मंदिर से तब फ़ोन आया था 1-2 दिन पहले कि आपको बड़ा स्वरूप के लिए नाम लिखवाया था, तो आप आ जाइए 26 को अपना स्वरूप ले लीजिए। मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मुझे ना वॉच भी चाहिए, मुझे वॉच चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि वॉच मिलती है ना तो आप टाइम चेंज करते हो इंसान का। तो एज भी थी मेरी शादी की भी, तो आप गुरुजी आप टाइम चेंज करते हो, तो मुझे वॉच गिफ्ट करो, मुझे बर्थडे पे वॉच गिफ्ट करो। मैं तो गुरुजी से ये वॉच मांग रही थी, इसीलिए मांग रही थी कि टाइम चेंज हो। बट गुरुजी हैज़ हिज ओन प्लान्स, उनके अपने प्लान्स होते हैं कब हमें क्या देना है, तो वो गुरुजी जानते हैं। जब मुझे मैं उस दिन गुरुजी से वॉच मांग रही थी, और उसी दिन मंदिर में मेरे पापा अंकल और मेरी मम्मी आंटी भी कार से संगत को लेकर आए थे दर्शन करने, ताकि वो बड़ा स्वरूप लेकर जा सके। तो जब वापस जाना था कार में तो स्पेस नहीं थी, सब लोग जो आए थे वही, मैंने उनसे बोला कि आप लोग जाओ और मैं मेट्रो से वापस आ जाऊंगी। इतने में मुझे अजय अंकल मिल गए, जो मेरे हम लोग मेट्रो स्टेशन में मिल गए, और हम दोनों को गुरुजी ने साथ में वापस भेजा। गुरुजी ने मुझे अकेले नहीं भेजा, साथ में भेजा। मैं गुरुजी से वॉच मांग रही थी, मुझे वॉच तो मिली नहीं उस दिन की, टाइम चेंज हो जाए। मुझे अजय अंकल मिले दरबार में और हम दोनों साथ में वापस आए।
मंदिर से। तो फर्स्ट टाइम गुरुजी ने हमें मिलवाया। उसके बाद जब बात होती थी, कभी हुई, जनरली जैसे गुरुजी ने डेवलप हो जाती है, बट लाइकिंग्स डेवलप होना काफ़ी नहीं होता है। हम हिंदू ट्रेडिशन में सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम लोग हॉरोस्कोप मिलाते हैं, पत्री मिलाते हैं, तो वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट था हमारी लाइफ। मैं मंगलिक हूँ और मेरे अंकल मंगलिक नहीं है, तो उस बात का बहुत बड़ा डर कि कैसे करेंगे। और मेरे पापा अंकल एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी मानते हैं, तो बोला कि मैं तो नहीं करूँगा ऐसे नॉन मंगलिक से शादी, बट गुरुजी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मल चलता रहा एंड फिर जनवरी आई, 30 जनवरी को गुरुजी ने हमें मथुरा सत्संग में बुलाया गुरुजी ने मेरे अंकल को, उनके मम्मी पापा, अंकल आंटी को भी बुलाया गुरुजी ने वहाँ मथुरा सत्संग में। तो हम लोग एक ही बस में थे, एक ही साथ में थे, में घूम रहे थे। जब फिर वृंदावन घूमना था, साथ में ही थे। उसमें वहाँ सत्संग से जब हम वापस, एकदम से मेरे अंकल का फ़ोन आता है कि तुमने करनी है, तुमने शादी करनी है। तो मैंने बोला क्यों, क्या है? तो कहते हैं कि मेरे घर में तो मान गए हैं, तुम अपने घर की बात करो। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी, तो उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं। तो जब हमने हॉरोस्कोप्स मिलाए, जब मैं मंगलिक हूँ वो नहीं है, बट स्टिल तो मानते नहीं है। मेरे पापा अंकल और मेरी मदर इन लॉ आंटी फेमस है घर में कि अगर उनके मुंह से नो हो गई तो नो ही है, वो कभी येस में नहीं बदल सकती घर में। बट वो येस में कैसे बदली वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, सिर्फ वही जानते हैं। और जब हमारे हॉरोस्कोप्स मिलाए, हमारी पत्री मिलाई, तो हमारे 30 से अबव गुण मिले, 32 गुण हमारे मिले, जिसमें ये एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है कि वो जब कोई मंगलिक हो, एक जना और दूसरा नहीं होता है, तो वो सब कट जाता है। तो कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि गुरुजी तो मानते नहीं, और हम लोग फिर भी इन वहमों में पड़ते हैं। इंसान हैं, नहीं छोड़ पाते अपनी चीज़ों को। बट गुरुजी ने वो भी हमारा क्रॉस करवा दिया कि मंगलिक दोष नहीं है, आप लोग शादी कर सकते हो। इतने में अभी हमारी बात चल ही रही थी शादी की आपस में। तो एक दिन मुझे एक आंटी का कॉल आता है, मुझे याद है 12 फरवरी थी, कि आकृति तुम्हारी शादी की बात चल रही है घर पे। तो मैंने बोला हाँ जी आंटी, बात तो चलती है। तो उन्होंने बोला अच्छा, मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया है, जैसे गुरुजी का ड्रीम आया है कि तुम्हारे ना रिश्ते की बात चल रही है। अभी हमारी यहाँ बात चल ही रही थी, और उसी सेम नाइट को मेरी दादी आंटी को ड्रीम आया कि मेरी मम्मी आंटी उनको जाकर बोल रही हैं कि असी ना आकृति का रिश्ता कर रहे हैं। और ऐसे करते करते संगत जी 7 आंटीज़ एंड अंकल्स को, इंक्लूडिंग सोनिया आंटी जो ग्रुप की एडमिन है, उनको भी ड्रीम आता है कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है। 7 जो गुरुजी का लकी नंबर है, वो 7 संगत को ये ड्रीम आता है कि मेरे शादी की बात चल रही है। उसके बाद जब 7 हो जाते, मेरे पापा अंकल जब नहीं मान रहे थे रिश्ते के लिए, तो उनका बहुत बड़ा इसमें सत्संग है कि वो मॉर्निंग में उठ के बेड टी लेके फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उनको अर्थराइटिस है, तो वो थोड़ा रेस्ट करते हैं अपनी बेड टी लेके। तो जब वो रेस्ट करते, सो रहे थे, उनकी झपकी लग गई, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी ने उनको उनके रूम में बंद कर दिया है, और वो रूम खोलने को कह रहे कि गुरुजी मेरा रूम खोलो। तो गुरुजी कह रहे मैं नहीं खोलांगा हले रूम, तो मैं हले कमरा नहीं खोलना है, तू पहले यस कर। तो वो कहते गुरुजी कैसे यस कर दूँ, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कुछ नहीं है, कैसे कर दूँ, बेटी है। तो गुरुजी कहते तू पहले यस कर, तू पहले हाँ कर दे, मैं आप पे देख लूँगा, मैं हैगा ना। तो मेरे पापा अंकल कहते गुरुजी कैसे होएगा? तो गुरुजी कहते तू यस कर, मैं तभी दरवाज़ा खोलूँगा, अपने आप हो जाएगा, मैं बैठा है थे। तो मेरे पापा अंकल कहते अच्छा गुरुजी तुसी दरवाज़ा खोलो, मैं यस कर देना है, मैं कर देनी है। उतने में जब वो उठते हैं,
तो वो उठते ही मम्मी को ये सत्संग बताते कि कैसे ऐसे हुआ है। तो मेरी मम्मी बोलती है कि चलो फिर अभी फ़ोन करके यस कर दो तुम। तो ऐसे सारी बात हो जाती है जब वो नहीं मानते हैं। जब ये सत्संग भी है 7 संगत जिनको आता है सत्संग, उसमें मेरे पापा अंकल भी इंक्लूडेड है। उसके बाद जब हम हमारा फिर रोका होता है, काफ़ी चीज़ें सेट होनी होती है, रोका होता है तो 26 अगस्त को हमारा रोका फिक्स होता है। एंड उस पर जब शादी की डेट निकालनी होती है तो वो मुझे होता है कि मेरी शादी की डेट जो है ना वो 7th निकले। हम दोनों को होता है कि 7th निकले, गुरुजी का लकी नंबर है 7, तो हमारी डेट ना 7 निकले। बट 7th की हम दोनों की डेट कोई निकलती ही नहीं है, हो ही नहीं पाती। हमारी डेट्स निकलती हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम मना कर देते हैं, 2 के लिए मना कर देते हैं कि हमारे फैमिली में बर्थडेज होते हैं तो वो शेयर हो जाएंगे। तो 3 दिसंबर के लिए हम दोनों एग्रीड होते हैं। जब हम 3 दिसंबर के लिए एग्री करके हम बुकिंग्स ढूंढते हैं तो 3 दिसंबर ऐसे ही मैं एक दिन बैठ के काउंट कर रही हूँ कि वो कितना नंबर आता है टोटल में। 3 दिसंबर 2017, 3/12/2017 का अगर हम टोटल करते हैं तो वो भी टोटल 7 आता है। जब मैं गुरुजी से बोल रही हूँ मुझे 7th को ही शादी करनी है, तो वो गुरुजी ने हमेशा के लिए मुझे वो 7 टोटल में ही दे दिया। 3 दिसंबर 2017 को गुरुजी ने हमें हमारी शादी ब्लेस करी और शादी करवाई। जब हमारे रोका हुआ था उसमें भी हम गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके गए थे। गुरुजी को लेके गए थे, कहते ना गुरुजी कि मेरा स्वरूप ले जाओगे तो मैं साथ में ही हूँ तुम्हारे, तुसी मेरा स्वरूप रख लेना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नाल हैगा। तो रोके पे भी हम लेके गए थे, ऐसे ही शादी पे भी हम लेके गए। सगन पे नहीं लेके गए थे क्योंकि वहाँ नॉनवेज था ज़्यादा, तो हम लोग ने सोचा कि अवॉइड करते हैं सगन पे गुरुजी को। तो शादी पे भी लेके गए थे। तो जब मैं फेरों पे बैठी थी और मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी तो आपका एकदम से थॉट आया, गुरुजी ने डाला शायद कि गुरुजी आप हो यहाँ पास में कहीं हो। एंड ये बात सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर थी। एंड विदिन सेकेंड्स जब हम फेरों पे होते हैं तो बहुत शांति होती है, शोर नहीं होता है, कोई डीजे नहीं होता है, कुछ नहीं। तो उसी समय एकदम मेरी चाची की आवाज़ आती है, चाची आंटी की, कि वो गुरुजी पीछे बैठे हैं एकदम देखो। एंड बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ हमारे फेरे थे, जहाँ मैं और मेरे अंकल बैठे थे फेरों के लिए, एकदम गुरुजी पीछे उनका स्वरूप था। एंड गुरुजी विदिन सेकेंड्स हमें आंसर करते हैं, विदिन सेकेंड्स ब्लेस करते हैं हमें पता भी नहीं होता है उन चीज़ों का। उसके बाद गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हमें, शायद शुक्राना हम जितना करें वो कम होगा। हमें गुरुजी ने शादी के फर्स्ट डे हमने सोचा था कि शादी करते ही हम लोग ना सबसे पहले दरबार में जाएंगे दर्शन करने। हमारी शादी संडे को हुई थी, तो हमने सोचा था मंडे को ही सुबह, जब हम मंडे वापस आए थे मॉर्निंग में, तो फिर हम लोग मंडे को जब आए वापस तो रेस्ट करके हमने यही सोचा था कि हम फेरा डालने सबसे पहले गुरुजी के ही जाएंगे, हमें वही मन था। तो करते करते हम सबसे पहले फेरा डालने तो अपनी मम्मा के घर वापस, मम्मी आंटी के घर वापस गई। बट उसके बाद हमने ये सोचा था कि हमने दरबार ही जाना है। मंडे का दिन था, मंडे को तो दरबार पूरा दिन खुलता है, 8 o'clock तक होता है। हम लोगों ने अपनी कार में जब गए, मेरे कज़न देवर अंकल वही हमें लेकर गए कार में। एंड बहुत बहुत शुक्राना उनका भी। जब वो लेकर गए तो हम लोग पता नहीं फर्स्ट डे हम लोग रास्ता कैसे भटक गए और समझ ही नहीं आया। शायद गुरुजी को, मैं बहुत थकी हुई थी शादी से, तो मुझे थोड़ी स्लीप देनी थी, नैप देनी थी, क्योंकि सो नहीं पाए थे अच्छे से। तो वो 1-1.5 घंटा जो एक्स्ट्रा हमें लगा, शायद गुरुजी ने मुझे वो नैप दी अच्छी। एंड मैं सो गई रास्ते में। पहुंचते ही जब टाइम देखा तो 7:45 हो रहे थे या 7:50 हो रहे थे। हम सोचा हम अपने जोड़े भी कार में उतारेंगे। कार तो अंदर गई हमारी एकदम बाहर, मंदिर के बाहर तक। हमने सोचा जोड़े बाहर ही उतारेंगे और हम अंदर जाएंगे। मैं भागे बस अंदर, जय गुरु जी करते अंदर गए। एंड संगत जी से जैसे गुरुजी सिर्फ हमारे वेट कर रहे थे, सेवादार का कोई इशारा था कि अभी बस इन लोगों ने आना है तो आप तब दरबार बंद होगा, बढ़ाएंगे।
हमने एंटर किया बस दरबार में, एंटर ही किया एंड उन्होंने दरबार के जो डोर्स है वो क्लोज़ कर दिए। मैं थी, मेरे अंकल थे और मेरी एक कज़न सिस्टर इन लॉ आंटी थी। हम तीनों ने बस एंटर किया दरबार में। उन्होंने, दरबार पूरा खाली था, कोई भी नहीं, गुरुजी वहाँ और सेवादार अंकल्स जो थे वहाँ पे बस वही थे। उन्होंने इनफैक्ट जब देखा, शायद उनको लगा कि न्यूली वेड्स हैं, तो उन्होंने हमारे लिए पूरा आगे की जो बैरियर्स है वो भी खोल दिए और एकदम आगे तक हमें भेजा कि आप जाओ आगे तक, गुरुजी के दर्शन करो, ब्लेसिंग्स लो। पूरे आगे तक हमें दर्शन गुरुजी ने बुलाया उस दिन। सिर्फ ऐसे लग रहा था जैसे सिर्फ गुरुजी हमारा वेट करते कि तुसी आ जाओ हुन ते मैं तद उठाऊंगा, मैं तद अपने बाकी दे काम करन जावांगा। क्योंकि गुरुजी तो वैसे एक टाइम पे बहुत जगह पे होते हैं, बट बड़े मंदिर में उस दिन वो हमारे लिए इतना अच्छा, इतना ब्लेस्ड डे था। एंड उससे पहले जब रोका हुआ था तो हमारी एंगेजमेंट भी, हमने रिंग सेरेमनी भी साथ में ही करी थी। अब हमने रिंग्स तो पहन ली थी पर वो ब्लेस नहीं कराई थी, तो हम लोग जब साथ में शुक्राना, हमारी एंगेजमेंट भी, रोका भी संडे हुआ था, तो मंडे को हम गुरुजी के दरबार साथ में गए और हमने अंकल को बोला, सेवादार अंकल को, हमारी रिंग्स ब्लेस कर दो, हमारी एंगेजमेंट हुई है, कि ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ जी हो सकता है। तो हमने रिंग्स भी गुरुजी से अपनी ब्लेस करवाई कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उस समय हमें, सब कुछ। मतलब आप सोचो कि अगर हमें शादी की तैयारी करनी थी, हम जिस शॉप के अंदर जाते थे, अगर हमें देने लेने के लिए सूट्स लेने हैं, देने लेने के लिए हमें मेल्स की सूट लेंस लेनी है, क्लॉथ लेना है, कुछ भी लेना था हमें हर जगह पे गुरुजी का स्वरूप दिखाई देते थे। गुरुजी वहाँ विराजमान होते थे और हमारी शॉपिंग्स ऐसे होती थी। अगर हमने बेडशीट्स तक लेनी है या बॉयज़ के सूट्स लेने थे, सब जगह पे गुरुजी होते थे, सब जगह पे। अगर हमने हॉल बुक कराने जाना है तो वहाँ पे भी ऐसा लगता था जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं। ये देखो ऑफिस में गुरुजी बैठे, ये देखो। तो गुरुजी हर जगह पे ऐसा लगा जैसे शादी जो है हमने नहीं करी है, वो गुरुजी नहीं, अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी गुरुजी ने खुद ही कराई है। कुछ भी नहीं हमने करा, गुरुजी ने ही कैसे सब कुछ अरेंजमेंट होता है, मुझे कैसा लहंगा चाहिए, सब कुछ गुरुजी ने डिसाइड किया। सारी शॉपिंग्स, सारे मेन्यू, सब कुछ कराने वाले गुरुजी थे। कहाँ से किस चीज़ का अरेंजमेंट होना था, वो सब कुछ गुरुजी ने कराया। हमें पता भी नहीं लगा उस चीज़ का कि हमने कोई शादी के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी करी है, शादी करी है हम लोगों ने। कुछ समझ में नहीं आता था उस समय, बस गुरुजी सामने होते थे और हम लोग सब कुछ कर लेते थे, सब कुछ। आफ्टर दैट शादी के बाद, शादी के जो हमने सत्संग भी कराया था, इनफैक्ट शादी से पहले जो हम सत्संग कराया था गुरुजी का, उसमें हमने एक प्लेलिस्ट रेडी करवाई थी। जो प्लेलिस्ट हमने रेडी करी, गुरुजी को जो मंजूर था वही होना तो वही है, वो प्लेलिस्ट चली ही नहीं। एंड वो प्लेलिस्ट जो सोनिया आंटी भी सत्संग में थी, उन्होंने वो प्लेलिस्ट सारी एक एक बैठ के, एक उस समय टाइम हो गया सत्संग का, और एक एक शब्द गुरुजी की मर्ज़ी से वहाँ चला, जो गुरुजी चाहते थे। और सब शादी से रिलेटेड शब्द चले, शुक्राना भी शादी से रिलेटेड, जो सदा मासूम अंकल आंटी का है शुक्राना, वही हुआ। जो गुरुजी कहते थे, जो गुरुजी को पसंद था, सब वैसे ही हुआ। गुरुजी ही सब कुछ जैसे करा रहे थे। और एंड में जब गुरुजी का सत्संग हमने करना था तो हम सोच रहे थे कि हमने अपने लिए तो नए कपड़े ले लिए, एंड मोमेंट पे बस ध्यान है कि हमने गुरुजी के लिए तो कुछ लिया ही नहीं है, गुरुजी को भी तो कुछ देना है। तो इतने में मेरी मम्मी आंटी को याद आता है कि हमने गुरुजी का तो चोला भी नहीं बनवाया कुछ न्यू, तो जल्दी से हम लास्ट मोमेंट पे भागती हैं और गुरुजी का न्यू चोला लेकर आती हैं। हमें तब तक नहीं पता कि गुरुजी को रेड मैरून कलर बहुत पसंद है, बट वो अपने आप ही रेड मैरून आ जाता है कि शादी का सत्संग है तो मैंने ये लेना है। मैरून एंड गोल्डन कलर का चोला गुरुजी ने अपने आप बनवाया अपने लिए, और अपने आप ये थॉट डाला कि मेरे लिए तो कुछ आया भी नहीं है शायद, पर गुरुजी नहीं है ये तो हमें पता ही है। पर वो हमारी गलती कि हम लोगों ने पहले सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में, गुरुजी के बारे में। हम तो फिर भी भूल जाते हैं, बट गुरुजी को तो एक एक चीज़ याद रहती है, अपनी एक एक चीज़। तो अब पता लगता है गुरुजी को रेड कलर, मैरून कलर बहुत अच्छा लगता है, एंड बहुत पॉजिटिव कलर होता है वो गुरुजी के लिए। जब हम आज
और चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं वचन में उनके सब, तो पता लगा। एंड गुरुजी सब कुछ अपने आप ही कराया उन्होंने, सब कुछ अपने आप उन्होंने करवाया। शादी के बाद जब हम लोग घूमने गए, गुरुजी ने शादी के सेकंड थर्ड डे हमें एक छोटे से ट्रिप पे बाहर भेजा, हिमाचल मैक्लोडगंज हम दोनों गए। उसके थोड़े दिन बाद हमें गुरुजी ने फिर बाहर भेजा थाईलैंड घूमने के लिए। एंड जब हम लोग वहाँ पर हमारा वीज़ा ऑन अराइवल था वहाँ पर, तो जब हम लोग प्लेन से उतरे तो ऐसे ही हम लोग वीज़ा ऑन अराइवल में हम लोग खड़े थे, तो मेरे अंकल ने एकदम से बोला कि यार ये तो थाईलैंड है, तो क्या गुरुजी यहाँ भी होंगे, गुरुजी यहाँ भी होते हैं क्या हमारे साथ। नादानी में बोला, गुरुजी तो होते ही हैं, हर जगह है गुरुजी तो। एंड वी नो दैट गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट। हर जैसे हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, वी नो दैट गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट। वो एक टाइम पे काफ़ी जगहों पे हो सकते हैं। एंड उन्होंने इसके अपने सबूत भी दिए हैं जब वो अपने चोले में थे। तो हम लाइन में खड़े थे एंड गुरुजी, मेरे अंकल ने बोला कि क्या गुरुजी यहाँ भी हैं। एंड उसके थोड़ी देर बाद जब हमारी वीज़ा की बारी आई, उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे जो नॉर्मल होते हैं। एंड हमें जो फ़ाइल नंबर उन्होंने दिया कि ये फ़ाइल नंबर है, आप वेट करो, आपका वीज़ा 10-15 7 हमें सबको पता है कि 7 गुरुजी का नंबर है। उन्होंने हमें दो के साथ हूँ, अंकल के साथ भी हूँ और आंटी के साथ भी हूँ, तुम दोनों बच्चों के साथ में हूँ। एंड जब हमने जाना था, जब हमें फ़्लाइट लेनी थी, उससे पहले थी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि फ़र्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, कैसे होगा कैसे होगा। तो मेरे अंकल के नंबर पे मैसेज आता है कि टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। एंड बट हम फिर भी बिलीव नहीं करते हैं। जब हमने 7 देखा, वी बोथ वर शॉक्ड। हम दोनों बस एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए कि ये क्या हुआ हमारे साथ। एंड आप मानेंगे पूरे ट्रिप पे हमने वो 7 नंबर हमारा साथ नहीं छूटा। हम लोग जब बार में देखते रहे कि कहीं भी हम जा रहे हैं, वो 7 हमें नंबर हर जगह दिखता जा रहा है। गुरुजी हमारे साथ हमेशा रह रहे हैं। हम लोग गुरुजी का स्वरूप साथ लेके गए थे। गुरुजी के हमने लॉकेट्स भी, मेरे अंकल ने लॉकेट भी पहना था एंड सब कुछ, बट वो 7 नंबर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमने जब एंटर किया थाईलैंड से वापस आने के लिए, जब हम यहाँ इंडिया वापस आ रहे थे, हमने जब एंटर किया जिस गेट से, वो गेट नंबर था 25, दैट वाज आल्सो टोटल करे तो 7। जब हमने यहाँ से एग्ज़िट किया इंडियन एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जब एग्ज़िट किया बाहर आने के लिए, वो भी गेट नंबर था 7। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने में सत्संग है कि गुरुजी ने हमारा साथ कभी कहीं भी नहीं छोड़ा। हमारे पूरे ट्रिप पे भी हमारे गुरुजी हमारे साथ रहे हैं। गुरुजी ने हमेशा हमारा साथ दिया। अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना हमें, तो जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में होते हैं, तब हम गुरुजी से मांग लेते हैं चीज़ें। हमने यही सुना है कि गुरुजी से मांगो नहीं मनो, बट ये लगता है कि हम अगर गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे, कौन है। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, तो हम मांगते हैं गुरुजी से, बट यही लगता है कि गुरुजी क्या मांगे, आपको तो सब कुछ पता है, एक चीज़ का आपको पता है, तो क्या है हमें ज़रूरत मांगने की। आप अपने आप ही हमें वो चीज़ें ब्लेस कर सकते हैं। आपको कुछ भी छुपा नहीं होता हमारे गुरुजी से, कुछ भी नहीं। उनको तो कुछ, हमारे गुरुजी को पता है हमारे बारे में, हमारे साथ अंदर हमारी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे रिलेशंस में कई प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं, हमारे फाइनेंशियली हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप मानेंगे कि मैं एक बार अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, वो भी गुरुजी के ही संगत हैं एंड शादी से पहले, काफ़ी पहले। तो उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी मैंने पूछते पहने एकदम से पूछ रहे हैं कि तेनों केड़ा किवों जा लड़का चाहिए है।
तो मैंने बोला गुरुजी को नहीं पता मुझे कैसा लड़का चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी गुरुजी कह रहे हैं मैनू पता है, पर कदी कदी ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ भी सुनना चाहता, ਤੁਹਾਡੀ चॉइस भी जानना चाहता, तुम्हारी चॉइस भी जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ? तो कह रहे कि तू ऐसे कर, नेक्स्ट सत्संग में जहाँ भी तू जाएगी वहाँ एक लिस्ट बना के ले जाना गुरुजी के पास कि तुझे कैसा लड़का चाहिए। तो गुरुजी कह रहे मैं वैसा ही भेजता हूँ। वो लिस्ट मेरे पास आज भी है संगत जी, और जो मैंने लिस्ट लिखी थी अपने हस्बैंड अंकल के लिए, उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें मेरे हस्बैंड अंकल में है। एंड हमेशा एक रिश्ते में ऐसा होता है कि अगर आपने 10 आपकी रिक्वायरमेंट्स 10 चीज़ों की है तो आपको 7 मिलती हैं, 8 मिलती है, 2 में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। बट वो 2 भी हमारे गुरुजी के साथ रह के अगर हमने 2 में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया भी है, वो 2 भी हम जब गुरुजी के साथ होते हैं वो 2 भी गुरुजी हमारी पूरी कर देते हैं, हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देते हैं। तो आई एम श्योर हमारी लाइफ टाइम में गुरुजी हमारी ये भी 2 चीज़ें अगर रह गई है हमारे साथ तो वो भी गुरुजी हमारी पूरी करेंगे। इसी बीच मेरे नाना अंकल उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब तो उनकी डेथ हो गई है 2 इयर्स पहले, बट जब हम गुरुजी से जुड़े थे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड हमें लगा था काफ़ी अर्ली एज में हमने डिटेक्ट कर लिया, बट वो 3rd स्टेज कैंसर था। बट गुरुजी की महिमा वो कैंसर उनका क्योरेबल कैंसर था, कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता था। एंड गुरुजी ने बिल्कुल उनकी 6 to 7 कीमोज बोली, 8-9 कीमोज शायद उनकी हुई थी। एंड गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। मेरे नाना अंकल की डेथ कैंसर की वजह से तो नहीं हुई थी, उनका कैंसर बिल्कुल क्योर हो गया था। एंड बस ये था कि उस समय हमें गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि मेरा स्वरूप मेरे पापा को टेलीपैथी में जैसे हुआ मेरे पापा अंकल को कि मेरा स्वरूप साथ रख लेना, बेड दे नाल रख लेना तो मैं साथ रवांगा। तो जब उनकी कीमोथेरेपी की डेट आती थी, हर 21 डेज़ में होता था, हर 21 डेज़ में हम वहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट होते थे राजीव गांधी में अपनी कीमोथेरेपी के लिए। तो हम गुरुजी का स्वरूप साथ रखते थे और वही मेरी मम्मा आंटी उनको शब्द सुनाती थी, सत्संग सुनाती थी। एंड उनको पता भी नहीं लगता था कि उनकी कीमोथेरेपीज़ कैसे हो रही हैं, पता भी नहीं लगता था एकदम। एंड कभी भी कीमोथेरेपीज़ के बाद सिम्टम्स आते हैं, फीवर के होते हैं एंड हमें काफ़ी और सिम्टम्स, काफ़ी और प्रॉब्लम्स आती है, बट उनको टच वुड गुरुजी साथ में थे, कभी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी फीवर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ उनको अपनी कीमोथेरेपीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। उनके आप सब जानते हैं कि कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट होता है कि बाल चले जाते हैं। संगत जी आप मानेंगे उनके बाल भी इतने हद तक नहीं गए थे कि वो पूरे बॉल्ड हो जाएं या उनके आईब्रोज़ के हेयर सारे चले जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। उनके सब कुछ ठीक था, वो बिल्कुल ठीक थे। बस एंड में कि उनका कैंसर प्रॉपरली क्योर हो गया था, बट गुरुजी को जो मंजूर था उनकी तबीयत बाद में अलग रीज़न की वजह से ख़राब हो गई थी। एंड उनको फिर गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया था अपने पास। एंड इस चीज़ का हमें बहुत दुख होता था काफ़ी टाइम तक। हम आज भी 2 इयर्स होने वाले अभी अक्टूबर में, हम आज भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। मेरी मम्मी आंटी भी, मैं भी, हम कभी बात करते करते, बट जब हम देखते हैं, जब कभी वो ड्रीम में आते हैं, हमें ब्लेस करते, तो ऐसा लगता है जैसे वो गुरुजी के पास ही है। ऐसी मेरी नानी आंटी की काफ़ी पहले डेथ हो गई थी, बहुत पहले लाइक मैं तब 11th में थी तब हो गई थी। एंड मेरी मम्मी आंटी को गुरुजी ने सपने में दिखाया कि मेरी नानी जो है वो गुरुजी के चरणों में बैठी हैं। तो हम उस समय हम इतने खुश हुए जब हमने ये सत्संग सुना। ड्रीम में गुरुजी ने जब दर्शन दिए कि मेरी नानी आंटी उन्हीं के पास बैठी है, तो हमें लगता है जैसे गुरुजी के पास ही है वो। तो हमें और आजकल जब हम सत्संग सुनते भी हैं हर जगह, तो गुरुजी जब ओल्ड संगत से हमें पता लगता है या गुरुजी के वचन में कि वहाँ भी एक दुनिया है, गुरुजी ने सबको ब्लेस करा, अपने चरणों में लिया है मोक्ष के लिए। तो ऐसा ही है कि अगर मेरे नाना अंकल को भी, मेरी नानी आंटी को भी लिया है उन्होंने अपने पास, तो कुछ अच्छा ही होगा, इसमें कुछ अच्छाई ही होगी। एंड वो भी शायद हमें ऊपर से ब्लेस ही कर रहे हैं।
गुरु जी के साथ, गुरु जी के चरणों में है वो भी। सो इसी के साथ अब मैं सत्संग अपना समाप्त करूँगी। मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना। एंड जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, आप संगत का, मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।